चलिए आइए शुरू करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है, दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएगी, तभी ये पॉसिबल है, इसलिए उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो है जिनमें बॉडी का फिजिकल नेचर, एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, फिर भी फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे कि अर्थ और मून का एग्जांपल ले लो कि सपोज ये अर्थ है और मून है, तो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे, फिर भी इनके बीच में जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट में आएगा, देखेंगे हम लोग अभी। सो कांटेक्ट फोर्सेस में हम बोलते हैं कि नॉर्मल फोर्स, देखेंगे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, देन मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब हम जो भी यूज करते हैं, जैसे दरवाजा खोलने में या फिर किसी चीज को उठाने में, जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं हम तो मसल्स यूज कर रहे हैं, या फिर डेली एक्टिविटीज में हम हमारे मसल्स को ही यूज करते हैं हर चीज को करने में, दैट इज मस्कुलर फोर्स। तो कांटेक्ट में आना किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारे लिए बहुत मस्त है, वो उसके बिना हम कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि मेरे पैर जमीन से चिपके हुए हैं, राइट, फ्रिक्शन है उनके बीच में। वही अगर कोई ऑयल गिरा होता या फिर स्केटबोर्ड होता तो मैं हिलता हुआ दिखाई देता। या फिर जैसे हम कैरम खेलते हैं, कैरम में जो कॉइन्स होते हैं, है ना, तो उसमें हम पाउडर डालते हैं कि कभी कभी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा पाउडर डालते हैं तो स्लाइड करती है अच्छे से कॉइन्स, राइट, तो सारा एग्जांपल फ्रिक्शन में आता है। फिर मस्कुलर फोर्स के बारे में तो मैंने बोल ही दिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिनोमेना हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड मैग्नेटिक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल क्या कि एक अर्थ, अगर अर्थ है उसके अराउंड मून घूम रहा है, राइट, रिवॉल्व कर रहा है, और ये दोनों सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना, सन के अराउंड भी तो घूम रहा है हमारे सोलर सिस्टम में। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। या फिर हम भी अर्थ पे खड़े हैं, है ना, सब जमीन पे हम लोग खड़े हैं, अगर हम कितना भी उड़ने की कोशिश करें तो अर्थ हमको नीचे खींच लेगी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल व्हाट फोर्स। अगर मैं इसको बॉल को, ऑब्जेक्ट को फेंकूं तो वो नीचे ही आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है नीचे, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने बहुत बात की है इनिशियल कुछ वीडियोस में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जब दो चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब होता है तो वो रिपेल करते हैं, ये भी एक फोर्स है। अगर वो दो अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी हमने देख लिया है, दैट इज। एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट तो हम बचपन से खेलते ही आ रहे हैं, तो मैग्नेट्स के अराउंड आप कोई भी एक मेटल रखो या दूसरा मैग्नेट रखो, वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मेटल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके आजू बाजू में, तो ये इस तरह का जो फोर्स होता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए, लिख लीजिए इन चीजों को। तो लेट्स स्टडी नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मस्कुलर फोर्स। तो जैसे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल का मीनिंग होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा गया है या फिर कोई बुक किसी टेबल पे रखी गई है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस ब्लॉक, राइट, इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, राइट, जमीन पे रखा है या फिर
किसी टेबल पे रखा है, सपोज ऐसे टेबल पे रखा है कोई, ऐसा कुछ टेबल है, अंदर से, और इसके ऊपर कुछ एक बुक रखी हुई है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन इसका वेट नीचे एक्ट होगा, तो इस वेट की वजह से क्या होगा कि यहां के जो मॉलिक्यूल्स है, यहां के जो पार्टिकल्स है, ये दब जाएंगे और ये उस ब्लॉक को ऊपर धक्का देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ेंगे हम लोग फोर्सेस के लॉज वगैरह जो है, अभी आपके लिए नहीं है वो, पर जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब लॉज ऑफ मोशन है ना, इन सब में आप ये तीनों लॉज पढ़ेंगे। तो यहां पर जो होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है उसको। सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज ऑलवेज, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री ऐसे, राइट, 90 डिग्री टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस इन कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट का जो सरफेस है उससे ये जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा कैसा है, 90 डिग्री पे। कांटेक्ट पे जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। समझ में आया क्या, राइट। सो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर फोर्स है ना, नॉर्मल, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कैसा है कि अगर ये ब्लॉक है, ठीक है, आप उस ब्लॉक को, चलो बड़ा बना देता हूं, ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हो, इधर से आप पुश कर रहे हो, ऐसा पुश कर रहे हो इस ब्लॉक को, और वो जमीन पे है, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी जमीन के साथ उसका फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, है ना। ये जमीन है, जमीन पे ब्लॉक रखा गया है, तो ऑब्वियसली आप धक्का इधर दोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर लगेगा, है ना, इस साइड में लगेगा। इसका मतलब है कि ये फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये कांटेक्ट सरफेस भी ऐसा ही है, और फ्रिक्शन पैरेलल है किससे, इस सरफेस से, सरफेस इन कांटेक्ट से, सरफेस इन कांटेक्ट से कैसा है, फ्रिक्शन इज पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज parallel to the contact surface, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। समझ में आया क्या, ठीक। परपेंडिकुलर फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब जो नॉर्मल फोर्स होगा, ये जो कांटेक्ट सरफेस है नीचे, जिस जमीन से वो जुड़ा हुआ है ब्लॉक, उससे हमेशा परपेंडिकुलर कौन लगेगा, नॉर्मल फोर्स, इसीलिए उसको नॉर्मल या परपेंडिकुलर बोला जाता है। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, राइट, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल रहेगा हमेशा, पैरेलल। समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो प्लीज कमेंट्स में लिखो, अगर मुझे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर मस्कुलर फोर्सेस हम लोग देखते हैं। मस्कुलर फोर्सेस क्या होती है, जो भी अगर हम मसल यूज करके काम करते हैं, तो मसल यूज करके हम क्या काम करते हैं, पुश करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये भी फोर्स है। पुल करते हैं, मतलब अगर दरवाजा या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे पुश करना है या फिर अपनी तरफ खींचना है, दैट इज पुल, राइट। तो ये भी, या फिर किक करता है, जैसे फुटबॉल को किक किया, या फिर आप किसी अपने दोस्तों को किक करते हो, so that is push pull and kick,
समझ में आया क्या? ठीक, तो ये कर लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम पहला देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि ये अर्थ है और ये मून है, राइट? मून छोटा है अर्थ से, सो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और हमारे अगर सोलर सिस्टम का आप मॉडल देखें तो सन बीच में है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है, अर्थ और मून ये दोनों मासेस हैं, दोनों बने हुए हैं रॉक से, सॉलिड से, है ना? तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है? और फोर्स इनका बीच का निकाला जा सकता है। पर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है क्या? नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये बोला जाता है, हमें न्यूटन साहब ने ये बताया कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, राइट, डिपेंड्स अपॉन द मास, उसका जो वजन है उस पर भी डिपेंड करता है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अगर किसी दो मासेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत करीब करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन हमेशा होता है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, अभी नहीं है आपको, लेकिन बोल सकते हैं कि अगर दो मासेस है m1 m2 अगर मैंने नाम दिया उनको, और उन दोनों के सेंटर से मासेस के डिस्टेंस लिया r, तो हम लिख सकते हैं इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने हमको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि अगर दो मासेस है, मतलब ये एक मास और ये कोई भी एक मास, ठीक है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स दिया जा सकता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब इन दोनों मास का मल्टीप्लीकेशन कर लो, प्रोडक्ट ले लो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये जो r दिया हुआ है, ये डिस्टेंस लिखा है मैंने r, उसका स्क्वायर, या आप d दे दो, यहां पे डिस्टेंस के लिए स्मॉल d दे दो, तो ये स्मॉल डिस्टेंस d का स्क्वायर हो सकता है। समझ में आया? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बोला जाता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा हमेशा, ठीक है? फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है इसका, ठीक है? रिपेल नहीं कर सकते दो मासेस एक दूसरे को, ठीक है? समझ में आ रही है बात? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल हो गया, है ना? ये समझ में आ गई होगी बात आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब मून, सन, और या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या फिर कोई भी मासेस के बीच में हमेशा आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मिल सकता है, ठीक है? चलो बेटा, तो इसको लिख लिया आप लोगों ने, चलो लिख लो, पॉज करके मिटा रहा हूं मैं। देन इसके अलावा, ठीक है, सेकेंड इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको भी कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम ये बोल रहे हैं कि एक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, या r से डिनोट कर सकते हैं। नहीं समझा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मैंने जो प्लेलिस्ट की है उसको देख लो, समझ में आ जाएगा।
तो ये चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, है ना। इसको मैं Q1 बोल दूं, इसको Q2 बोलूं। तो इनके बीच का भी जो फोर्स होता है वो भी हम कूलम्स लॉ से देते हैं। जैसे न्यूटन ने हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, वैसे हमको कूलम ने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब अगर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव निगेटिव होगा कुछ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये भी निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे हमेशा से। एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, मतलब अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। हम बोलते हैं कि लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल कर जाते हैं, ये हमने देखा ही है ऑलरेडी। तो यहां पर जो एग्जांपल लिया है कि दो चार्ज बॉडीज है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, क्या होगा, तो हम डायरेक्टली इसको कूलम से के लॉ से, कूलम्स लॉ से देते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार, बहुत मजा आता है उसमें। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज कैसे देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। ये उनके बीच का क्या है, फोर्स है। तो क्या है इन दोनों के बीच का फोर्स, ये कूलम्स लॉ से दिया जाता है। कूलम ने भी ये लॉ न्यूटन साहब से, न्यूटन सर आइजैक न्यूटन से ही इंस्पायर होके लिखा था। समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है चार्जेस के लिए। तो आपने देखा नेचर में कितना सिमेट्रिकल चीजें होती है, कि ग्रेविटेशनल लॉ मास पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंडेंट है ना। तो कुछ चीजें मास पे डिपेंड है, कुछ चीजें चार्ज पे डिपेंडेंट है। चार्ज क्या है, कैसे है, ये मैंने भी डिस्कस किया है, ठीक है ऑलरेडी। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी यहां पर फोर्स मिल रहा है हमको, ठीक है। देन तीसरा लिख लो ये पूरा, तीसरी चीज है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, या मैग्नेटिज्म। इस पे तो पूरा एक चैप्टर है आपको 10th स्टैंडर्ड में, या फिर आगे 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारा दिया हुआ। तो हम बोलते, हमने देखा है बचपन से मैग्नेट, ऐसा कुछ हॉर्सशू मैग्नेट देखा है ना, घोड़े की नाल जैसा, घोड़े के पैरों जैसा, ठीक है। तो इसको, या फिर ऐसा मैग्नेट देखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल यहाँ है, एक साउथ पोल यहाँ है, ठीक है। तो ये मैग्नेट अगर मैं दूसरे मैग्नेट के पास लेके आऊं, नॉर्थ नॉर्थ, दो बार मैग्नेट, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम पोल्स है। वही वही लॉ अप्लाई होता है वहां पे, वही नियम अप्लाई होता है, प्रॉपर्टीज वही है कि सेम पोल, लाइक पोल्स, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैं इसका पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, तो ये क्या करने लगेंगे, अब ये अट्रैक्ट करने लगेंगे। अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर, ये तो आपको पता ही है। फिर ये हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा ही होता है, इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मिलनी चाहिए, इसीलिए हम इसको ऐसा घोड़े के पैर, घोड़े के शूज के जैसा इसको बोलते हैं। तो इसको हॉर्सशू बोलते हैं। घोड़े के पैर ऐसे होते हैं ना, वो छिल ना जाए। घोड़े के पैर अगर रास्ते पे चलेंगे या फिर भागेंगे तो क्या हो जाता है, वियर एंड टियर हो सकता है उसमें। तो हम क्या करते हैं, उसको एक मेटल का क्या चिप ठोक देते हैं पैरों को, उसको। तो घोड़े की नाल, या फिर नाल ही बोलते हैं, हॉर्सशू बोलते हैं, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट। तो इस तरह के मैग्नेट है। मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट के अराउंड
कुछ एक फील्ड होती है जिसमें अगर आप मेटल्स रखे, वहां पे आयरन के नेल्स रखे या फिर आयरन के फाइलिंग्स रखे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो क्या हो जाएगा, और यहां पर आप क्या करोगे, एक पेपर लो, पेपर पे बार मैग्नेट रखो, ये बार जैसा दिखने वाला मैग्नेट रखो, और उसके ऊपर आयरन के फाइलिंग्स डाल दो, मतलब आयरन का बहुत ऐसा पाउडर जैसा टुकड़े डाल दो, तो क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे आयरन फाइलिंग्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे, बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है एकदम ऐसे। और ये डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इंटरनली ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। इंटरनली कैसे जाएगी, ये साउथ टू नॉर्थ जाएगी, और ये मैग्नेटिक लाइन बहुत दूर तक आपको मिलेगी। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगी। तो हम इसको, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहां पर हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ में आया। और इंटरनली ये साउथ टू नॉर्थ, ये कंटिन्यूअस कर्व बोला जाता है इसको, कंटिन्यूअस कर्व, या आप हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे। तो इसी फील्ड के अंदर अगर मतलब बहुत दूर रखूं मैं आयरन नेल को मैग्नेट से, तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसके थोड़े क्लोज एरिया में रखूं, जहां तक उसका फील्ड है, जहां तक उसका दायरा है, तो क्या हो जाएगा, उस बार मैग्नेट को आयरन के फाइलिंग्स या आयरन के नेल्स या दूसरा आयरन या दूसरे नॉर्थ पोल साउथ पोल के कंपैरिजन में दूसरे मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। प्लीज आप इसको स्टडी कीजिए, इसको डायग्राम बनाओ, इसके एक्सपेरिमेंट करो, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, और मिलते हैं आगे।